नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। यूक्रेन रूस युद्ध पर भारत की पैनी नजर है। पीएम मोदी ने आज फिर हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। भारतीयों की वतन वापसी पर मंथन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन मुद्दे पर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। यह बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं और मिशन एक ही कि कितनी जल्दी तमाम भारतीय जो फंसे हुए हैं यूक्रेन में उन्हें वापस वतन लाया जाए। इसको लेकर के एक हाई लेवल मीटिंग एक बार फिर से कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने का मिशन और तेज करने को लेकर हाई लेवल मीटिंग। क्या रूस यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध किसी बड़े हमले की ओर बढ़ रहा है? सवाल इसलिए क्योंकि एक तरफ शांति के लिए हो रही बातचीत शर्तों की बलि चढ़ रही है, तो दूसरी तरफ रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने थर्ड वर्ल्ड वॉर की चेतावनी दी है। शर्तों के बीच कैसे सफल होगी बातचीत? वॉर के बीच ऑपरेशन गंगा फुल स्पीड। ये रात खतरे वाली, खार्किव करें खाली। युद्ध थमेगा या थर्ड वर्ल्ड वॉर? हथियार आग उगल रहे हैं, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, लड़ाई लंबी होती जा रही है। शांति के लिए शुरू है बातचीत का दौर, लेकिन सफलता की उम्मीद घटती जा रही है। हम इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात ऑपरेशन गंगा की, जिसकी स्पीड एयरफोर्स की भागीदारी के बाद बढ़ गई है। इतना ही नहीं, खुद पीएम मोदी ने युद्ध में फंसे भारतीयों को सुरक्षित एयरलिफ्ट कराने का भरोसा दिलाया है। भारत सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। इस बीच यूक्रेन में इंडियन एम्बेसी ने खार्किव में फंसे सभी भारतीय नागरिकों को 2 एडवाइजरी जारी की है। पहली एडवाइजरी में भारतीय समय के मुताबिक रात 9 बजे तक हर हाल में खार्किव छोड़ने को कहा गया। इसके आधे घंटे बाद जारी दूसरे अलर्ट में पेसोचिन, बाबई और बेजुलियोदोवका तक पहुंचने को कहा गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि पैदल ही खार्किव से निकल जाएं। अब ये दूरी भी जान लीजिए। खार्किव से पेसोचिन 11 किलोमीटर, बाबई 12 किलोमीटर और बेजुलियोदोवका 16 किलोमीटर दूर है। मुश्किल यह है कि खार्किव रेलवे स्टेशन पर हजारों भारतीय फंसे हुए हैं और वहां से ट्रेन चल नहीं रही। बावजूद इसके एयरलिफ्ट का काम जोरों पर है। Total number of Indians who have returned on these flights to 3,352. I'm also happy to share that as many as 15 flights, remember 6 flights last 24 hours, but 15 flights are scheduled over the next 24 hours. Some of these are already actually en route. छोड़ने की एडवाइजरी जारी होने के बाद खार्किव में एक क्रूज मिसाइल सिटी काउंसिल की इमारत से टकराई। ऐसे में सवाल है कि क्या खार्किव पर कोई बड़ा हमला होने वाला है? हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बुधवार को इशारों ही इशारों में तीसरे विश्व युद्ध की धमकी दे डाली। सर्गेई ने कहा, अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होता है तो इसके नतीजे बेहद खौफनाक होंगे और इसमें एटमी हथियारों का इस्तेमाल भी खुलकर होगा। हमने पहले ही साफ कर दिया है कि यूक्रेन को न्यूक्लियर वेपन्स हासिल नहीं करने देंगे। जो जंग चल रही है उसकी जिम्मेदार अमेरिका और पश्चिमी देश हैं। उन्होंने रूस से किए गए वादे पूरे नहीं किए। यूक्रेन शुरू से अमेरिका के इशारों पर नाच रहा है। अब बात शांति की,
जिसके लिए बातचीत के जो दौर चल रहे हैं वो शर्तों में उलझे जा रहे हैं। यूक्रेन ने बातचीत से पहले युद्ध विराम की शर्त रखी। ये शर्त पोलैंड में दूसरे दौर की बातचीत से पहले रखी गई है। पहले दौर की बातचीत बीते सोमवार को बेलारूस में रूस और यूक्रेन के बीच हुई थी, लेकिन करीब 3.5 घंटे तक चली उस वार्ता में कोई हल नहीं निकल पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। यूक्रेन मामले पर आज विधानसभा में सरकार की ओर से जवाब दिया गया। स्थगन प्रस्ताव पर जवाब देते हुए मंत्री शकुंतला रावत ने कहा कि यूक्रेन में राजस्थान के करीब 1000 लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें सकुशल वापस लाने के प्रयास जारी हैं। वहीं विपक्ष ने विश्वास दिलाया कि लोगों की सकुशल वापसी के लिए वह सरकार के साथ खड़ा है। वहीं विपक्ष ने भी इस मसले पर सरकार को साथ खड़े होने का सदन में विश्वास दिलाया। यूक्रेन में रह रहे राजस्थान के नागरिकों एवं छात्र छात्राओं को बहुत ही खतरा है और बच्चे बहुत ही डरे हुए और भयभीत वहाँ से जब भी बात करते हैं तो बहुत डरे हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, ऐसी परिस्थितियों में राजस्थान सरकार द्वारा यूक्रेन में फंसे हुए नागरिक एवं छात्र छात्राओं को सुरक्षित लाने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार यूक्रेन में फंसे राजस्थान वासियों को सुरक्षित वापस घर लाने के लिए अभी राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त श्री धीरज श्रीवास्तव को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया, क्योंकि राजस्थान फाउंडेशन एक ऐसा फाउंडेशन है जिसमें कि ऑल इंडिया और ऑल वर्ल्ड के जो राजस्थानी प्रवासी हैं उनसे उनका लिंकअप है, एक ग्रुप बना हुआ है, तो उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने विदेश मंत्रालय और यूक्रेन में भारत के दूतावास के साथ लगातार वो संपर्क में हैं, जिससे कि राजस्थान वासी सुरक्षित अपने प्रदेश में आ सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वेबिनार को संबोधित करते हुए आम बजट में तकनीक, डेवलपमेंट और विजन के तालमेल को लेकर चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा और तेजी से आगे बढ़ता स्टार्टअप इकोसिस्टम है और इसमें सरकार पूरी शक्ति के साथ खड़ी है। बजट में युवाओं की स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग के लिए पोर्टल का प्रावधान भी रखा गया है। फिनटेक और मेडिकल साइंस से लेकर रेल, रोड, वाटरवे, ऑप्टिकल फाइबर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जियोस्पेशल सिस्टम, ड्रोन, सेमीकंडक्टर, स्पेस, क्लीन टेक्नोलॉजी और 5G के क्षेत्र में देश की प्राथमिकताओं में शामिल है और इसके लिए सभी को प्रयास करना है। इस वेबिनार में आप सर्कुलर इकोनॉमी, ई वेस्ट मैनेजमेंट और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जैसी सॉल्यूशंस पर भी फोकस करें, देश को निर्णायक समाधान दें। मुझे पूरा भरोसा है आपके प्रयासों से देश अपने लक्ष्यों तक जरूर पहुंचेगा। और मैं फिर से कहूंगा, ये वेबिनार सरकार की तरफ से आपको ज्ञान परोसने का नहीं है। ये वेबिनार आपसे सरकार को आइडिया चाहिए, आपसे सरकार को नए नए तौर तरीके चाहिए ताकि गति कैसे बढ़े। निर्दलीय विधायक और सीएम के सलाहकार संयम लोढ़ा ने इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना पर सवाल उठाए। संयम लोढ़ा ने सदन में चिकित्सा मंत्री को घेरा और कहा कि दूसरी संतान पर प्रोत्साहन देने के फैसले से प्रदेश की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होगी। दूसरी संतान पर पूरे राजस्थान में 6,000 रुपए देने का निर्णय किया। 2, मुझे ऐतराज नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं चिकित्सा मंत्री जी कि ये दूसरी संतान पर प्रोत्साहन देने का कौन सा तरीका है? आप राजस्थान की आबादी को कहां ले जाना चाहते हो? बड़ी मुश्किल से तो हम 2 पॉइंट समथिंग पर आकर के अटके हैं। अगर आप इस तरीके से संतानों के जन्म पर प्रोत्साहन देने लगेंगे तो राजस्थान की जनसंख्या और अधिक बढ़ जाएगी। तो ये जो आपने पहले 4 राज्यों में किया, 4 जिलों में किया था, अब पूरे राजस्थान में आप ये इंदिरा गांधी मातृत्व प्रोत्साहन का जो
मातृत्व पोषण का ये जो कर रहे हो, 3.5 लाख महिलाओं को और पैसे दोगे कि दूसरी संतान पैदा की, इसलिए चेक पकड़। आप विचार करना इस पे कि क्या आपका निर्णय ये जनसंख्या नीति के विपरीत नहीं है। कांग्रेस मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी है। सदस्यता अभियान जोर शोर से चल रहा है। इसी बीच सीकर में कुछ ऐसा हुआ कि सवाल उठने लगे कि क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक है। देखिए रिपोर्ट। क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक है? संगठन के कार्यकर्ता और हम जैसे लोग जो समग्र रूप से कार्यकर्ता का काम करते हैं, वो पहुंचे तो कहां पहुंचे? एमएलए खुश रहे, सरकार बची रहे। अब ये समय चला गया है, अब समय है सरकार पुनः बनाने का। सुन लीजिए, कांग्रेस की अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ रही है। आरोप लगाने वाले कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, सांसद भी रह चुके हैं, विधायकों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। सुभाष महरिया साफ साफ कह रहे हैं 3 साल से सिर्फ सरकार बचाने का खेल चल रहा है, कार्यकर्ताओं की कोई नहीं सुन रहा। उस ग्राम पंचायत को हमें ब्लॉक से जोड़ना है, उस ब्लॉक को हमें जिले से जोड़ना है। लेकिन यारो जुड़े तो तब ना जब 8 के 8 एमएलए की आज तक कभी मीटिंग ही नहीं हुई हमारे जिले में। तो दरअसल सीकर जिले में कांग्रेस के सदस्यता अभियान और संगठनात्मक चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इस बैठक में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और चुनाव प्रभारी संजय निरुपम भी मौजूद थे। लेकिन मंच से ही सुभाष महरिया ने अपनी ही पार्टी पर कई सवाल दागे। संजय निरुपम साहब, दिल्ली जाकर आप कहिएगा पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद समीक्षा तक नहीं हुई आज तक, न दिल्ली में हुई, न प्रदेश में हुई, न जिले में हुई। ये कैसे चलेगा? बिल्कुल नहीं चलने देंगे। समीक्षा करने में क्या परेशानी है जी? सदस्यता अभियान है तो सदस्यों की राय जिला कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में समीक्षा होनी चाहिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में समीक्षा होनी चाहिए, ऑल इंडिया लेवल पर समीक्षा होनी चाहिए। हालांकि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने पार्टी में किसी भी तरह की गुटबाजी से इनकार किया है। साथ ही ये भी कहा कि पार्टी में कार्यकर्ताओं का पूरा सम्मान किया जाता है। कोई गुटबाजी नहीं है कांग्रेस में। सब कार्यकर्ताओं को, सब नेताओं को कांग्रेस में अपनी बात कहने की पूरी आज़ादी है। भारतीय जनता पार्टी की तरह हिटलरशाही नहीं है और हर व्यक्ति के अपने विचार महत्वपूर्ण होते हैं और संगठन वही होता है जो हर कार्यकर्ता, हर नेता के विचारों को अंगीकृत करते हुए उस पर गहन विचार विमर्श करे। वहीं कांग्रेस के राजस्थान चुनाव प्रभारी संजय निरुपम ने कार्यकर्ताओं को सलाह दी कि ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाए जाएं और पार्टी के डिजिटल अभियान को आगे बढ़ाएं। आने वाले दिनों में 31 मार्च से पहले लगभग 50 लाख के आसपास मेंबर बनाए जाएंगे पूरे राजस्थान में, जो कि शायद पूरे हिंदुस्तान में सर्वाधिक होगा। और इस मेंबरशिप ड्राइव के जरिए कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सरकार के कार्यक्रमों को पहुंचाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कांग्रेस के कार्यक्रमों के माध्यम से जोड़ने का अभियान पूरा किया जाए, यह एक उद्देश्य है। तो मुझे उम्मीद है कि सीकर जिला पूरे राजस्थान में इस पूरे अभियान में सबसे आगे रहेगा। कांग्रेस के सदस्यता अभियान की बैठक में भले ही नेताओं ने पार्टी को मजबूत बनाने की बात कही, लेकिन कहीं न कहीं नेताओं और कार्यकर्ताओं का दर्द भी छलक उठा, जो ये बताने के लिए काफी है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। सीकर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए संदीप हुड्डा की रिपोर्ट। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। प्यासे रहो न दश्त में बारिश के मुंतजर, मारो जमी पे पांव कि पानी निकल पड़े। जिंदगी का जोश हर दर्द हर तकलीफ पर भारी है। तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं, वरना पैर टूटने पर कहां तो लोग दर्द से बेहाल रहते हैं, रोते बिलखते और ईश्वर को याद करते हैं, और कहां यह शख्स थम्स अप कर रहा है, हाथ हिलाकर बारातियों का अभिनंदन कर रहा है, स्ट्रेचर पर लेटकर मंडप तक पहुंच रहा है।
विधि विधान से ब्याह रचा रहा है। मामला उदयपुर का है। पूछने वाले पूछ सकते हैं कि शादी की ऐसी क्या हड़बड़ी थी। शादी की तारीख आगे भी तो बढ़ाई जा सकती थी, लेकिन इन तस्वीरों में एक जिद, एक संदेश छिपा है। हर चुनौती का मुस्कुराकर सामना करो, मुश्किलों को चीरकर रास्ता बनाओ। चूंकि जिंदगी हर हाल में आगे बढ़ती है, इसलिए चाहे जो हो बस बढ़ते रहो। जी हां, तस्वीरें रिश्तों को मजबूती दे रही हैं, जज्बे को बढ़ा रही हैं। शादी विवाह के आयोजन के समय या उससे पहले किसी तरह का कोई हादसा हो जाए तो सोचिए क्या होता होगा। इस तरह की परेशानी आने पर कई बार शादी की तारीख आगे बढ़ा दी जाती है, लेकिन लेक सिटी में ऐसा नहीं हुआ। जी हां, जोश से लबरेज ये दूल्हा उदयपुर का है, जो दर्द को मात देकर अपना वादा निभाने स्ट्रेचर पर शादी करने पहुंचा है। इस अनोखी शादी को देखकर हर कोई हैरान रह गया। दरअसल उदयपुर में महाशिवरात्रि पर सिंधी समाज के 25वें सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन था, जहां 7 जन्म के रिश्ते को निभाने के लिए दूल्हा दुल्हन में गजब का जज्बा नजर आया। दूल्हा रवि कटारिया भी इसका अपवाद नहीं था। मिली जानकारी के मुताबिक शादी के 5 दिन पहले दूल्हा एक हादसे में घायल हो गया। फ्रैक्चर पैर में प्लास्टर बंध गया। ऐसे में शादी करने की कोई सोच भी नहीं सकता और शादी की डेट आसानी से बढ़ाई जा सकती थी, लेकिन दूल्हे ने गजब का जज्बा दिखाया और तय तारीख पर ही शादी करने का फैसला किया। परिजनों और समाज ने भी दूल्हे का साथ दिया। एम्बुलेंस की व्यवस्था कर उसे विवाह स्थल तक पहुंचाया। परिवार के साथ दुल्हन रितिका ने भी उसका हौसला बढ़ाया और दोनों एक दूजे के हो गए। मेरा एक्सीडेंट हो गया था और शादी का मुहूर्त निकल चुका था और मतलब फिर मैं अहमदाबाद गया, वहाँ मेरा इलाज हुआ। वहाँ से फिर मेरे को छुट्टी मिल नहीं रही थी। उसके बाद छुट्टी मिली तो मैं शादी के दिन ही उदयपुर आया। फिर समाज वालों ने बहुत मुझे हेल्प करी, सपोर्ट किया। फिर एम्बुलेंस में मेरे को यहाँ से ले गए वहाँ पे जहाँ सामूहिक स्थल था, वहाँ पे मेरी शादी करवाई। हम मिले थे तो धीरे धीरे बात बढ़ी, आगे नंबर एक्सचेंज हुए, बात शुरू हुई तो गहरी मतलब बॉन्डिंग रेडी हो गई थी। तो शादी का प्लान हुआ, सामूहिक हुआ। तो 1 मार्च का हुआ था ना, तो हमने फिक्स किया था कि नहीं 1 मार्च को ही करेंगे शादी। इस संकल्प ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कांग्रेस के कुछ नेताओं को मिले राजनीतिक पद और कैबिनेट मंत्री के दर्जे को लेकर प्रदेश में सियासत आई है। बीजेपी मंत्री के दर्जे को लेकर सवाल उठा रही है, इसे कोर्ट में ले जाने की धमकी दे रही है, तो कांग्रेस पीछे हटने की जगह बीजेपी को कोर्ट में जाने की चुनौती दे रही है। देखिए बाबूलाल धायल की यह खास रिपोर्ट। राजनीतिक पुनर्वास पर सियासी राय। उसके अतिरिक्त आप किसी प्रकार की सुविधा देते हैं तो नियमों की अवहेलना करते हैं, जो उचित नहीं है। नियुक्ति विवाद पर अब कोर्ट वाली चुनौती। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि आप ये दे नहीं सकते, उनको सौगंध है, कोर्ट में जरूर जाना, सिर्फ बयान मत देना। पूर्व मंत्री और पूर्व पीसीसी चीफ डॉक्टर चंद्रभान, पूर्व नेता प्रतिपक्ष और पूर्व सांसद रामेश्वर डूडी, पूर्व कैबिनेट मंत्री बृजकिशोर शर्मा, ये वो चंद नाम हैं जिनकी हालिया राजनीतिक नियुक्ति को लेकर प्रदेश की सियासत गर्म है। पिछली कांग्रेस सरकार में कद्दावर रहे ये तीनों नेता 2018 में विधानसभा तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन राजनीतिक नियुक्ति के तौर पर जब इन्हें पद मिला तो बीजेपी नाराज हो गई। हालांकि बीजेपी को इनकी नियुक्ति से ज्यादा इनको दिए कैबिनेट मंत्री के दर्जे पर आपत्ति है। मैं सोचता हूं कि उनको मंत्री का दर्जा देने वाला उसमें कहीं मेंशन नहीं है। उनका स्टेटस क्या है, उनको सैलरी क्या मिलेगी, उनकी सुविधाएं क्या होगी, ये तो मेंशन है। ये जो अतिरिक्त करके जो एक आपने सबको मंत्री बनाने का जो कोटा किया है, ये उचित नहीं है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ तो इस मुद्दे को कोर्ट में चुनौती देने तक की धमकी दे चुके हैं।
तो इस पर पलटवार करते हुए विधानसभा में उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी कोर्ट में जवाब देने का दावा करते हैं। स्टेट मंत्री का दर्जा देना जो कि संविधान के प्रावधानों के विपरीत है। संविधान के अलग अलग अनुच्छेद ये स्पष्ट कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय स्पष्ट कहता है कि 15% से ज़्यादा कुल विधायकों की संख्या का मंत्रिमंडल नहीं हो सकता। पिछले दरवाजे से इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं और मैं पूरा अध्ययन करूंगा। अगर मान्य विधायकों को इस प्रकार का दर्जा दिया गया तो अध्ययन करने के पश्चात निश्चित तौर पर उच्च न्यायालय में इस बात को चुनौती देंगे। देखिए, आलाकमान ने, मुख्यमंत्री जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने सबसे जो भी राजनीतिक नियुक्तियां की है वो सबसे सलाह मशवरा करके बैठ के बात करके की है और नियमों में की है। विपक्ष को कोर्ट जाना है तो कोर्ट खुले हैं, स्वतंत्र है, वो जा सकते हैं, अपनी बात तो कह सकते हैं। सरकार ने जो भी नियुक्तियां की है सब देख के सोच विचार के की है। बीजेपी संवैधानिक प्रावधान का हवाला देकर कांग्रेस को अपने पांव खींचने का दबाव बना रही है तो गहलोत सरकार के फायर ब्रांड कैबिनेट मंत्री खाचरियावास तो बीजेपी को कोर्ट जाने की चुनौती ही दे रहे हैं। ये जो बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि आप ये दे नहीं सकते, उनको सौगंध है, कोर्ट में जरूर जाना, सिर्फ बयान मत देना। दिक्कत क्या है कि ये बीजेपी के जितने भी नेता हैं सिर्फ बयान देते हैं, यहाँ पर बयान देकर अखबार में खबर छपवाते हैं, उसके बाद कोर्ट में नहीं जाते। बहरहाल कद्दावर नेताओं को मंत्री के दर्जे से नवाजकर सीएम गहलोत ने 2023 की जंग की तैयारी कर दी है। भले ही ऐसे कई नेता चुनाव हार गए हों, लेकिन जनता में उनकी स्वीकार्यता अभी भी है। तो इनको पद और दर्जा देकर सीएम गहलोत जातीय और क्षेत्रीय समीकरण भी साधते दिख रहे हैं। लेकिन बीजेपी के लिए मुश्किल ये भी है कि राजनीतिक नियुक्तियों से कांग्रेस में नाराजगी की जो उम्मीद पार्टी ने लगाई थी, ऐसा लगता है कि फिलहाल तो सीएम की सधी सियासत उसे साध चुकी है। बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। अब बीजेपी का दावा है कि 3 नेताओं को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देना अनुच्छेद 164(1)(a) के प्रावधान का उल्लंघन है। हम आपको बता रहे हैं कि आखिर क्या कहता है संविधान और क्या है अनुच्छेद 164(1)(a) का राजस्थान में उल्लंघन हो रहा है। अनुच्छेद के प्रावधान के मुताबिक मंत्रियों की संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों के 15% तक हो सकती है। राजस्थान में विधानसभा में 200 सदस्य हैं। 200 सदस्य की जो विधानसभा है, इसमें 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं। राजस्थान में इस वक्त सीएम के साथ कुल 30 मंत्री हैं, सीएम को मिला लिया जाए तो। अब 3 नेताओं को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है, जिसके बाद यह संख्या बढ़कर हो जाती है 33। सवाल है कि क्या अनुच्छेद 164(1)(a) के प्रावधान का यह उल्लंघन है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।